मिसकैरेज से कैसे बचें, कैसे अबॉर्शन होने को प्रिवेंट कर सकें, कैसे अबॉर्शन को रोक सकें। देखिए, प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है या प्रेग्नेंट होती है तो वह मिसकैरेज के या अबॉर्शन के नाम से भी घबराती है। वह उसके लिए एक डरावने सपने की जैसे होता है। और स्पेसिफ़िकली जिन महिलाओं का पहले ही 1 या 2 बार अबॉर्शन हो चुका होता है, मिसकैरेज हो चुका होता है, वह तो इस चीज़ से और भी अधिक घबराती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चाहती हैं कि मिसकैरेज ना हो, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और चाहती हैं कि आपका मिसकैरेज ना हो, तो कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले आते हैं हम फोलिक एसिड पे। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फोलिक एसिड लेना ही लेना है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 से 2 महीने पहले से 400 माइक्रोग्राम 400 माइक्रोग्राम्स फोलिक एसिड लेना बेहद ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड बच्चे में होने वाली कई प्रकार की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि एक प्रकार की जन्मजात विकृति है, कंजेनाइटल एनॉमली है, जिससे कि बहुत कॉमनली अबॉर्शंस भी होते हैं, उसको प्रिवेंट करता है। तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, दोनों ही कंडीशंस में फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना बेहद अनिवार्य है, बेहद ज़रूरी है। उसका आप ध्यान रखें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डाइट। कैसी डाइट होनी चाहिए आपकी जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। आपकी डाइट बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। आपको संतुलित आहार लेना है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट्स का इंटेक थोड़ा कम की साइड में और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा अधिक साइड में रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उससे जो आपके हार्मोन्स होते हैं वह अधिक बैलेंस्ड रहते हैं और प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होने का रिस्क कम की साइड में रहता है। फाइबर का इंटेक और लिक्विड्स का इंटेक भी आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए, वह भी हार्मोनल बैलेंस के लिए, जो कि इन टर्न प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। पपीता और पाइनएप्पल का सेवन ना करें, स्पेसिफिकली कच्चा पपीता और कच्चा पाइनएप्पल, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। हरी सब्जियां, फल, लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करना है। ये सभी चीज़ें प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने में हेल्पफुल रहती हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कितनी एक्सरसाइज करनी है। जब वह प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है या नहीं करनी है, करनी ही नहीं है, कि वे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए मना करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज में क्या है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जॉगिंग है, रनिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेस मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप ब्रिस्क वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये डेफिनेटली कर सकती हैं और करनी भी चाहिए। यह भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है और इन टर्न प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो एक्सरसाइज आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, लेकिन एक्सरसाइज आपको बहुत विगरस या बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक और चीज़, बहुत बार हम कुछ महिलाएं ओवरवेट होती हैं और हमें उन्हें कह के रखते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका वज़न कम हो। तो महिला हमसे बहुत कन्फ्यूज़न में रहती है और हमसे पूछती है कि वज़न कैसे कम करूं, प्रेगनेंसी में तो बहुत हार्डकोर एक्सरसाइजेस तो करनी ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। तो देखिए, इसमें भी एक और चीज़ है। हम जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस का मना करते हैं, वह मना स्पेसिफिकली हम तब करते हैं जब आप या तो कंसीव कर चुकी हैं या फिर इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो आप क्या कर सकती हैं, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि सपोजिटली आपका 30 दिन का साइकिल है, यानी कि आपको लगभग 30 दिन में पीरियड आता है। 2 मई को आया, उसके बाद लगभग 1 जून के आसपास अगर आपको पीरियड आ रहा है, लगभग 30 डेज़ का आपका साइकिल है। तो हम मान के चलते हैं कि आपके केस के अंदर 16th डे पे, 16वें दिन पे ओवुलेशन होगा। तो 16वें दिन पे ओवुलेशन हुआ, अंडा निकल के आया, फिर 1-2 दिन फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, फिर 3-4 दिन और इम्प्लांटेशन में जाते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 20वें दिन से पहले इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो 30 दिन की साइकिल में लगभग 19वें या 20वें दिन के आसपास से हम मान सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया है। तो आप क्या कर सकती हैं, ये जो शुरू के 18-19 दिन हैं, इसमें अपनी एक्सरसाइज को रिलेटिवली विग्रस रख सकती हैं और लास्ट के जो 10-12 दिन हैं
उस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज को माइल्ड एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो इससे आपके डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस कर रखा है कि आपको वज़न कम करना है तो आप वो भी कर पाएंगी। और अगर कोई इम्प्लांटेशन होता है यानी कि प्रेगनेंसी होती है तो वह डिस्टर्ब नहीं होगी, अबॉर्ट नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में यानी कि जब तक अंडा निकल के नहीं आया है तब तक आप भले ही जितनी विग्रस एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन जब अंडा निकल के बाहर आ गया है, इम्प्लांटेशन का समय आ गया है, उस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज को माइल्ड एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इस पर शिफ्ट कर दीजिए। अगली चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वह हार्मोन्स को गवर्न करता है। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस कम लीजिए, लेकिन करना इतना सिंपल नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगी, मेडिटेशन करेंगी, डीप ब्रीदिंग करेंगी तो स्ट्रेस को कम करना रिलेटिवली आसान रहेगा। आपको अपनी डाइट के अंदर कैफ़ीन का इंटेक कम की साइड में रखना है। कैफ़ीन जिन चीज़ों में होता है, चाय है, कॉफ़ी है, कोला है, चॉकलेट्स है, इन चीज़ों के अंदर कैफ़ीन होता है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन 1 से 2 कप चाय से अधिक दिन के ना लीजिए। अगर आप कॉफ़ी लेती हैं तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी आप पर डे ले सकते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि 50 से 80 mg कैफ़ीन आप लीजिए, उससे ज़्यादा पर डे नहीं लीजिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि कैफ़ीन बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में ना जाए। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम हम ग्रीन टी ले रहे हैं तो क्या ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। कई बार पेशेंट्स का ये भी सवाल होता है मैडम गर्म पानी पीते हैं। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है जिसके लिए ऑलरेडी वे गर्म पानी ले रहे होते हैं। सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के या शहद नींबू डाल के ले रहे होते हैं। तो गर्म पानी में कोई नुकसान नहीं है, गर्म पानी में नींबू डाल के आप डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। स्मोकिंग या अल्कोहल दोनों ही चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, दोनों ही कंडीशंस में आप स्मोक नहीं कीजिए और अल्कोहल का कंजम्पशन भी नहीं कीजिए। स्मोकिंग में ना केवल इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का स्मोकिंग, बल्कि पैसिव स्मोकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई आपके आसपास स्मोक कर रहा है तो आप उसके आसपास भी ना बैठें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और अबॉर्शन का रिस्क बढ़ा सकती है। किसी भी प्रकार का रेडिएशन एक्सपोजर प्रेगनेंसी में नुकसान दे सकता है, तो एक्सरे से बचिए। अगर बाय चांस आपको डॉक्टर किसी कारणवश एक्सरे लिखते हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि एक्सरे अगर अवॉइड किया जा सके तो अवॉइड करें, नहीं तो शील्डिंग के साथ फिर एक्सरे किया जाता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर जो कि एक्सरेज में होता है, सीटी स्कैन है, मेमोग्राफी है, इन सभी टेस्ट में होता है, उससे दूर रहिए, उससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रही हैं, देखिए प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में लेना सेफ़ होता है और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में लेनी सेफ़ नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी भी कारणवश से आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत आ रही है, बहुत बार कुछ नहीं कि कभी दांत की ही कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई भी और दूसरी बीमारी आ गई जिसके कारण कि आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। जो भी दूसरा ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर आपका ENT का काम चल रहा है तो ENT को वाले को बताइए। फिजिशियन को दिखाना है तो फिजिशियन को बताइए कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ताकि आपको सेफ़ मेडिसिन दी जा सके। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कंसीव करके आते हैं और बहुत टेंशन में आते हैं। 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है मैडम, बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी प्लान की, बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी है और हमने तो ये सारी दवाइयाँ ले ली। कई बार ऐसी दवाइयाँ ली होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी नुकसान देती हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी हमें प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने की भी ज़रूरत आ जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी भी कारणवश दवाई लेने की ज़रूरत आ रही है तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। और प्रेफरेबली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी, वो जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आप ये सब दवाइयाँ ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। अगर आपका कंसल्टेशन चल रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत बार कुछ पेशेंट्स अपने आप कंसीव नहीं कर पाते जिनको कि डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत रहती है और वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि दवाइयाँ चल रही हैं प्रेगनेंसी होने के लिए, तो आपको जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उनको टाइम पे लीजिए,
उसमें कुछ मिस नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट जब आपका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो अंडा बनने की दवाई दे रहे होते हैं, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में हार्मोनल सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन्स दे रहे होते हैं। तो उसे भूलिए नहीं, टाइम से याद रख के उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेडिसिन्स आपके हार्मोनल सपोर्ट को बनाए रखने में और अबॉर्शन को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत बार कुछ वैसे तो महिलाएं जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो काफ़ी कॉशियस होती हैं और बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं का शेड्यूल इस तरह का होता है या लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि वो बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में होती हैं, स्कीइंग या फिर फुटबॉल वगैरह जैसे काफ़ी हाई रिस्क गेम्स में होती हैं, तो वो भी आपको इस टाइम पे अवॉइड करने की ज़रूरत रहेगी जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। ये तो हमने बात की कि प्रेगनेंसी आप प्लान कर रही हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अबॉर्शन के रिस्क को रोकना चाहती हैं। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका होता है, 1 या 2 बार मिसकैरेज हो चुका होता है और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगली प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई समस्या रिपीट हो। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मिसकैरेजेस होते क्या हैं? मिसकैरेज होने का, अबॉर्शन होने के यूजुअली 2-3 इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो कॉमन कारण होता है वह होता है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी। तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी यानी कि जब सेलुलर डिवीजन चल रहा है तो उस टाइम पे कुछ एरर आ गया जिसके कारण कि जो प्रेगनेंसी है उसमें कुछ ग्रॉस जेनेटिकल डिफेक्ट है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है और प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। वो नेचर की खुद की एक टेंडेंसी होती है कि जो भी प्रेगनेंसी में कोई मेजर ग्रॉस डिफेक्ट होता है, नेचर ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देती है। तो सबसे कॉमन हुआ जेनेटिकल डिफेक्ट्स। दूसरे कॉमन कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। जेनेटिकल डिफेक्ट्स के अलावा जो होते हैं वो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाना या जिसे हम हमारी भाषा में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम होना, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में अधिक बढ़ी हुई होना, तो इस प्रकार के कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण कि अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। कभी कभी किसी कारणवश हाई ग्रेड फीवर आ जाना, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाना, कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन दे सकते हैं। कभी कभी यूट्रस में फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, सेप्टम पड़ा हुआ है, इसके कारण भी अबॉर्शंस होते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ का तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो मैं फोलिक एसिड का आपको बोल रही हूँ, फोलिक एसिड और अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक, हरी सब्जियाँ और फल का इंटेक, एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इन चीज़ों का इंटेक जो होता है यह जेनेटिकल एरर्स को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल होता है। देखिए, ऑब्वियसली एक बार अगर जेनेटिकल एरर हो गया तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, फोलिक एसिड लीजिए। अगर एक आधी बार आपका अबॉर्शन हो चुका है, 1-2 बार मिसकैरेज हो चुका है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वह ज़रूर से लीजिए। तो ये तो हुआ जेनेटिकल चीज़। हार्मोनल उसमें अगर हम आएँ तो अगर आपको बाई चांस थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की आपको प्रॉपर्ली दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं, थोड़े दिन दवाई लेते हैं, फिर रिपोर्ट कराते हैं। रिपोर्ट हम डेफिनेटली थायराइड की दवाई देके रिपोर्ट को रिपीट कराते हैं। जब रिपीट कराते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है और पेशेंट क्या करते हैं, अपने आप से फिर थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं, ये मानते हुए कि उनकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, अब उन्हें दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु वो ये समझ ही नहीं पाते कि रिपोर्ट तो इसलिए नॉर्मल आई है क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट, उनकी दवाई ऑलरेडी चल रही है। अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो उसकी कितनी डोज लेनी है, उसे बंद करना है या कंटिन्यू करना है, डोज को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें आप अपने आप से डिसाइड करने की जगह बेहतर है कि इसका डिसीजन आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। आपके गायनेकोलॉजिस्ट उस अपने जो आपकी रिपोर्ट, टेस्ट की रिपोर्ट आए, उसके हिसाब से डिसाइड करके आपको गाइड करेंगे कि कितनी डोज लेने की ज़रूरत है। ये तो हुई बात कि हम प्रिवेंट करने के उसमें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी है और थ्रेटेंड अबॉर्शन है। थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी की दीवार से थोड़ा सा खिसक गया है, अंदर हल्की फुल्की ब्लीडिंग है या बाहर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, जिसे हम हमारी भाषा में थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी है, अभी तक तो सही सलामत है, लेकिन अबॉर्ट होने का रिस्क हाई है। अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बहुत बार आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में रेट्रोकोरियोनिक हैमरेज लिखा आता है या आपको स्पॉटिंग हो रही होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर
बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेड रेस्ट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। डेफिनेटली आपके डॉक्टर हार्मोनल सपोर्ट बढ़ा देते हैं। जो आपका प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट होता है उसको टैबलेट्स, इंजेक्शंस फॉर्म में भी देते हैं। उस समय पे आपको फिज़िकल रिलेशनशिप भी 2-3 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं रखना है। तो अगर आपका केस थ्रेटेंड अबॉर्शन का है तो इन 3 चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। बेड रेस्ट, हार्मोनल सपोर्ट टाइम पे लेना है और रिलेशनशिप नहीं रखना है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उस समय आपका वज़न भी एक आइडियल वज़न हो तो सबसे अच्छा रहता है, यानी कि आप बहुत ना मोटी हों ना बहुत पतली हों। दोनों ही कंडीशंस में हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, अबॉर्शंस का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर आप एक आइडियल वेट मेंटेन करेंगी तो भी अबॉर्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। आई होप कि आप मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकें। वैसे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हमारे हाथ में है उसके लिए जितनी हम कोशिश कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।